तो इसमें जो भारत और विश्व वाला पोर्शन है ये सेकेंड पेपर में, जैसे ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर है उसी तरह से ये जो सेकेंड पेपर है, तो सेकेंड पेपर में जो है जैसे फर्स्ट पेपर में आप लोग पढ़ते हैं 2 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक तो जैसे पार्ट ए होता है फर्स्ट पेपर में आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे इंडियन थिंकर पढ़ते हैं, वेस्टर्न थिंकर पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं। उसी तरह से इसमें पार्ट बी भी होता है। जो पार्ट बी होता है उसमें जो है एक तो आप लोग पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट, एक पढ़ते हैं आप लोग आईजीपी, ये 2 पार्ट होता है। इसी तरह से सेकेंड पेपर में भी 2 पार्ट आप लोगों के यहाँ रखा गया है। जैसे आप देखते हैं कि ये जो पार्ट ए है, तो पार्ट ए में जो है 2 चीज़ें हैं, एक तो थ्योरी है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, और जो पार्ट बी है इस पार्ट बी को हम लोग कहते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड। पार्ट बी को हम लोग बोलते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, और जब ये खत्म होगा फिर इंडियन शुरू होगा, फिर इंडियन के बाद वेस्टर्न, वेस्टर्न के बाद थ्योरी, फिर ये सब चलेगा ऐसे। तो जो इंडिया एंड वर्ल्ड वाला पोर्शन है इसमें जो है जैसे भारत की विदेश नीति है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, भारत दक्षिण एशिया है, भारत वैश्विक दक्षिण है, भारत वैश्विक शक्ति केंद्र है, इस तरह से टॉपिक जो रखा गया है। तो हम लोग इसमें टॉपिक नंबर 1 से ही शुरू करेंगे, उससे नोट्स जो बनता है वो ठीक भी लगता है। पता चले कभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ पढ़ रहे हैं, यही नहीं पता चला कि जो है क्या खत्म हुआ और क्या जो है छूट गया है उसमें। अब भाई आप लोग कोई बच्चे थोड़े ना हैं, मान लीजिए 1 नंबर टॉपिक खत्म हो गया, फिर 2 नंबर पढ़े, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, तो उससे ये पता चलता है कि चलो 4 टॉपिक हमारा हुआ है। मान लीजिए 1-2 टॉपिक कभी छूट भी गया किसी कारण से, तो आपको ये पता है कि फला टॉपिक हमारा छूटा हुआ है, लास्ट वाला छूटा हुआ है या पहले का छूटा हुआ है। तो हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड में जो है जो पहला टॉपिक है उसी से शुरू करते हैं। और इसमें जैसे कोई भी जो मैगजीन है, जैसे मान लीजिए आप क्रॉनिकल पढ़ते हैं, चाहे कुछ लोग विजन का पढ़ते हैं, जो भी अपना मैगजीन पढ़ते हैं, एक मैगजीन जरूर पढ़ना है। सब मैगजीन नहीं कि मार्केट से सब जितना भी है सब ले आके रूम पर रखना, वो काम नहीं करना है। एक मैगजीन जो आपको अच्छा लगे, सब मैगजीन में एक ही बात निकलता है, किसी में मान लीजिए थोड़ा आसान होता है, किसी में कठिन होता है। जैसे क्रॉनिकल देखे होंगे कि वो जो लिखता है वो समझ में बात आता है। अब कितने लोग मान लीजिए विजन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो जटिल लिखता है। तो जो आपको समझ में आ जाए वो एक मैगजीन लेना है, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव भी करना पड़ेगा। तो मैं बताया जो इंडिया एंड वर्ल्ड वाला पोर्शन है, जो टॉपिक 1 है, इस टॉपिक 1 में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जानना है कि जो हम लोग का सिलेबस है इसमें निर्धारक तत्व लिखा हुआ है। तो ये जो निर्धारक तत्व है, पहले तो विदेश नीति का मतलब समझिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति पढ़ रहे हैं तो जो विदेश नीति है, विदेश नीति का पहले अर्थ जानिए कि विदेश नीति होता क्या है। अब भारतीय विदेश नीति का क्या उद्देश्य है, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य। अब इसमें जो है जो निर्धारक तत्व होता है, यहाँ से प्रश्न आता है। निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्व का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कुछ जो है आंतरिक कारक है और कुछ जो है बाह्य कारक है। तो आंतरिक कारक का मतलब यह है कि जैसे जो भौगोलिक पहलू है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है इससे। अब जैसे मान लीजिए आंतरिक कारक में जैसे कुछ भौगोलिक पहलू है, तो भौगोलिक पहलू का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक पहलू का क्या प्रभाव है विदेश नीति पर। इस तरह से भौगोलिक पहलू, आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू। तो जैसे भौगोलिक जो पहलू है, आर्थिक सामाजिक पहलू है, तो इसको एक ही में भी पढ़ सकते हैं। राजनीतिक पहलू है, जैसे राजनीतिक पहलू है, ऐतिहासिक पहलू है, तो उसको एक में भी पढ़ सकते हैं। अब बाह्य कारक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अब नव शीत युद्ध चल रहा है, अभी जैसे आप देखते हैं कि यूक्रेन संकट के बाद या इजराइल ने हमास पर जो आक्रमण किया उसके बाद नव शीत युद्ध की परिस्थिति है। तो केवल इतना शॉर्ट नोट्स पूछेगा कि नव शीत युद्ध का जो है भारत की विदेश नीति पर प्रभाव, जैसे नव शीत युद्ध का प्रभाव। या मान लीजिए अब प्रश्न जैसे करंट का सीधा बनाया, यूक्रेन संकट का भारत की विदेश नीति पर प्रभाव। जैसे मान लीजिए प्रश्न बनाया यूक्रेन संकट का प्रभाव, या मान लीजिए ऐसे बना दिया कि हमास इजराइल जो संघर्ष चल रहा है उसका भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इजराइल संघर्ष का प्रभाव। कुछ जो परंपरागत जो आप लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, जैसे सोवियत संघ आपने पढ़ा, तो सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव कभी पूछा होगा विदेश नीति पर। जैसे मान लीजिए परंपरागत आपने कुछ पढ़ा, गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ा, तो इस तरह से जोड़ के प्रश्न आता है। अब इसमें एक जो मुद्दा है जो परंपरागत है कि जो भारत की विदेश नीति है उसमें जो निरंतरता है और जो परिवर्तनशीलता है, उससे प्रश्न आता है।
भारतीय विदेश नीति की निरंतरता तथा परिवर्तनशीलता, बल्कि निरंतरता और परिवर्तनशीलता पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी निर्धारक तत्व लिखने में आपको जो है एग्जाम्पल मिल जाएगा। और एक चीज इसमें और भी पढ़ना है कि जो विदेश नीति का सिद्धांत होता है, विदेश नीति का सिद्धांत, विदेश नीति के सिद्धांत का मतलब जो भी जैसे चल रहा है, अब कुछ जो परंपरागत है वो भी हम लोग को जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब देखे होंगे पेपर में पंचशील सिद्धांत पूछ दिया होगा, तो जैसे पंचशील सिद्धांत है तो भले ही पुराना है, लेकिन हम लोग को जानना है पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत का भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे मान लीजिए अब जैसे अभी भारत की जो विदेश नीति है उसका जो सिद्धांत है उसको जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है, रणनीतिक स्वायत्ता। देखिए होंगे पेपर में बार बार लिख रहा होगा, तो रणनीतिक स्वायत्ता क्या चीज है, इस तरह से प्रश्न आता है। ये भी काफी बड़ा टॉपिक है। अब जैसे मान लीजिए 1-2 साल पहले जो है भारत ने वैक्सीन उपलब्ध कराया, तो उसको हम लोग वैक्सीन कूटनीति कहते हैं। तो वैक्सीन अब खैर पुराना हो गया, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उस समय पढ़ाया था कि वैक्सीन कूटनीति क्या हो। अब ऐसे मान लीजिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट। इसमें एक चीज ये पढ़ना है, जो संस्थाएं हैं विदेश नीति निर्माण की, जो संस्थाएं हैं, एक तो ये पढ़ना है। ये तो हम लोग के पहला जो टॉपिक है उसका सिलेबस है। अब इस निरंतरता परिवर्तनशीलता है तो उसी में आ जाता है कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद विदेश नीति पे क्या परिवर्तन आया। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि अभी मैं बताया कि इजराइल संघर्ष है, तो इजराइल संघर्ष के बाद भारत की विदेश नीति पे क्या परिवर्तन आया, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अब जैसे समझिए, बना लिया। जो विदेश नीति हम लोग कहते हैं, तो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, यह जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक तरह से खेल है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग लेने के लिए जो है देश भाग लेते हैं, जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं, एक्टर कहते हैं। ये जो कर्ता भाग लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए खेल में भाग लेने के लिए खिलाड़ी भाग लेता है और खिलाड़ी कुछ रणनीति बनाता है। जैसे देखे होंगे, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने रणनीति बनाया, चुपचाप ऑस्ट्रेलिया खेलता रहा। अब हम लोग मोदी साहब को देखते रहे, मोदी साहब कब आएंगे, प्लेयर भी वेट कर रहे थे कि मोदी साहब आ जाएं तब हम लोग खेलें। तो आप देख रहे हैं उनकी रणनीति अलग थी ना, उन्होंने चुपचाप अपना खेल खेला। हम लोग उसमें खेल में राजनीति को भी मिला दिए, और इस तरह से जो है देखा जाए तो जीता हुआ मैच भी हार गए। तो यहाँ पर जब खेल होता है तो खिलाड़ी रणनीति बनाता है, उसी तरह से देश भी जो है रणनीति बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है। तो ये जो रणनीति बनाता है, इसी रणनीति को हम लोग जो है विदेश नीति का एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो रणनीति है, इस रणनीति में कुछ सिद्धांत भी होता है, और इस रणनीति में जो है कुछ व्यवहार भी होता है। तो कुछ सिद्धांत भी होता है, कुछ व्यवहार भी होता है। जैसे सिद्धांत का मतलब हम लोग क्या, जैसे पंचशील सिद्धांत, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन है। जैसे मान लीजिए सिद्धांत में मैंने लिख दिया कि जैसे पंचशील सिद्धांत है, गुजराल डॉक्ट्रिन है, जैसे अभी मैं बताया कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। ये सब हम लोगों ने जो है सिद्धांत बना दिया, और उसके साथ कुछ व्यवहार को मिला दिया। तो सिद्धांत और व्यवहार मिलकर हम लोगों ने एक अपना जो है रणनीति बना दिया। तो यही जो रणनीति बनाया, इस रणनीति के माध्यम से जो हम लोग राष्ट्रीय हित की पूर्ति करते हैं, तो यही जो रणनीति है, इसी रणनीति को हम लोग जो है फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। एक ही बात है भाई, विदेश राज्य नीति का मतलब कि राज्य की क्या नीति है विदेश के संबंध में, तो उसको विदेश राज्य नीति कह सकते हैं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो देश है, जो राज्य हैं, इसको कर्ता कहा जाता है। ये लोग भाग लेते हैं, जब भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं रणनीति बनाते हैं, और यही रणनीति जो है हमारी विदेश नीति है। इस रणनीति में कुछ सिद्धांत होता है, कुछ व्यवहार होता है। जैसे मान लीजिए पंचशील सिद्धांत है, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। व्यवहार का मतलब जैसे सहायता का व्यवहार है। कहीं पाकिस्तान में भूकंप आ जाएगा तो भारत सबसे पहले सहायता करेगा। मान लीजिए जैसे वैक्सीन उपलब्ध कराना, वैक्सीन उपलब्ध कराना, तो वैक्सीन उपलब्ध कराना जो है एक प्रकार से क्या हो गया, व्यवहार हो गया। हम लोग ने वैक्सीन बनाया और अफ्रीकी देशों को जो है वैक्सीन हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया। तो आप देख रहे हैं ये जो सिद्धांत है और जो व्यवहार है, उसको मिलाकर एक रणनीति बनाई जाती है। और यह जो रणनीति बनाई गई, जिससे हम क्या कर रहे हैं, तो अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर रहे हैं। और यह जो रणनीति है, यह रणनीति जो है राष्ट्रीय शक्ति से निर्धारित होता है। भाई हमें कहते हैं कि जो जितना शक्तिशाली होगा उसके हिसाब से ही तो रणनीति बनाएगा। भाई जब आपसे छक्का नहीं लग सकता है तो छक्का मारने की जरूरत क्या थी। आप जो है अब गेल की तरह खेलना शुरू कर दिए। गेल के शरीर में ताकत है ना, हाथ में, जिस बाल को चाहे उस बाल को छक्का लगा सकता है। अब भारत के प्लेयर हैं, अरे एक छक्का लग गया, अब 1 ओवर खेलिए, 2 ओवर खेलिए, फिर लगा लीजिएगा। उसी में तो
चले गए, देखे होंगे खूब मैच आप लोग। तो ये बताइए कि जब आपको पता है कि हम लोग की परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग गेल नहीं बन सकते या गेल जैसे खिलाड़ी आप नहीं हैं, तो फिर वो तो मान लीजिए लगातार 5 छक्का मार सकता है, उसके तो हाथ में ताकत है। तो अब मान लीजिए उसी हिसाब से ही तो रणनीति बनाई जाएगी कि हम क्या कर सकते हैं। जब आप पूरी रात नहीं पढ़ सकते हैं और दूसरे को देखकर पूरा रात पढ़ेंगे तो पता लगे किडनी उडनी खराब हो गया, लीवर वोवर खराब हो गया और डॉक्टर बोल दिया अब जाइए घर आराम करिए, तो क्या फायदा होगा। भाई दूसरे को देख कर मत करिए, अपनी क्षमता को पहचानिए कि हम जो है 2 घंटा पढ़ेंगे 2 घंटा आराम करेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे फिर 2 घंटा आराम करेंगे, तो आप अपने हिसाब से पढ़िए। दूसरा 5 घंटे से कुर्सी बैठा हुआ है तो आप भी उसको देख के बैठे हुए हैं, नहीं अब रहूं चाहे जाऊं। उसकी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है। कितने लोग 1 घंटा खूब मल्ला के पढ़ेंगे, आधा घंटा आराम करेंगे, ठीक है वो भी रणनीति अच्छी है। कितने लोग 2 घंटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपनी राष्ट्रीय शक्ति को देख कर ही देश जो है रणनीति बनाता है, और रणनीति जो बनाता है उसी के हिसाब से अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करता है। तो पहले विदेश हित का 2 लाइन अर्थ लिख दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग लेने वाले देश अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए रणनीति बनाते हैं, जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों पाया जाता है। जैसे भारत पंचशील गुट निरपेक्ष आंदोलन को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है और व्यवहार में सहायता कूटनीति पर कार्य करता है। ऐसी व्यवस्था को विदेश नीति कहा जाता है। तो जैसे मैं बताया कि ये जो राष्ट्रीय हित है, अब राष्ट्रीय हित जैसे आप लोग पढ़ते हैं भाई जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको मजबूत करना, जैसे मान लीजिए हम लोग की सभ्यता संस्कृति है उसकी रक्षा करना, जैसे जो हमारा भौगोलिक अखंडता जो पहलू है उसकी रक्षा करना, ये सब हमारा राष्ट्रीय हित। और फिर विदेश नीति राष्ट्रीय हित के साथ जो है वो देखा जाए तो अब साख को भी मजबूत करता है। क्रेडिबिलिटी या एडाप्टिबिलिटी, एडाप्टेशन का मतलब होता है कि विश्व में अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देना। तो विदेश नीति एक प्रकार से कह सकते हैं कि साधन है। अब विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी है वो साधन है। अब मैं बार बार बताया कि जब ये साधन है तो किसी साध्य की पूर्ति करेगा, और साध्य क्या है, तो साध्य जो है राष्ट्रीय हित है। साध्य जो है राष्ट्रीय हित है, तो हम लोग इस साध्य की पूर्ति के लिए विदेश नीति को साधन के रूप में अपनाते हैं। उसी में एक लाइन जोड़ लीजिएगा। इस तरह विदेश नीति साधन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सभ्यता संस्कृति की रक्षा के साथ विश्व में भारत की साख को मजबूत करता है। ठीक है, अब अपने दिमाग में आप रखेंगे कि विदेश नीति क्या है। विदेश नीति एक प्रकार से रणनीति है, साधन है, और किस चीज़ को प्राप्त करने का, तो राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का साधन है। और राष्ट्रीय हित में जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा भी होता है, अभी बताया राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, और राष्ट्र हित में ही जो है वह साख को मजबूत करना भी है। भाई हमें कहते हैं जैसे अभी मैं बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में वर्तमान की सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा में हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी एकता अखंडता ये सब पहलू आता है। और साख को मजबूत करने का मतलब कि विश्व में जो है अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखना। तो जैसे मैं बताया ये साधन है, तो साधन का कुछ विशेषता होगा। तो विदेश नीति की क्या क्या विशेषता है ऐसे पॉइंट में लिख दीजिए, पूछेगा नहीं लेकिन जानना चाहिए। अब इसमें क्या है कि विदेश नीति की विशेषता में कुछ परंपरागत पहलू भी है, कुछ वर्तमान का है, सब लिख सकते हैं। जैसे मैं बताया कि विदेश नीति जब साधन है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक साधन, नंबर 1, ऐसे पॉइंट भी लिख दीजिए 10-12 पॉइंट। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने का साधन, जैसे मान लीजिए आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, तो आर्थिक सामाजिक जो विकास है उसकी गति को बनाए रखना। जैसे आर्थिक विकास है, हम लोग मान लीजिए अभी रसिया से, मान लीजिए यूक्रेन संकट के बाद हम लोगों ने पेट्रोलियम पदार्थ लिया। जैसे आप देख रहे हैं कि ईरान से हम लोग जो है अमेरिका के दबाव के बावजूद भी ईरान से जो है पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी हम लोग जो है इजराइल का पूर्णतः समर्थन नहीं किए, हम लोगों ने फिलिस्तीन का भी समर्थन किया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा जो है आर्थिक जो विकास है, जो सामाजिक विकास है, उसको बढ़ावा देने का माध्यम भी है। नंबर 2, आर्थिक विकास को बनाए रखने का साधन। इस सबका देखिए जो विश्व व्यवस्था है
मैं बताया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये खेल है। तो खेल है तो ऐसी दशा में इस खेल में बने रहना है ना। ये भी तो विदेशी हित का है कि आप ऐसा कोई व्यवहार मत कर दीजिए, मान लीजिए इजराइल चाहे तो परमाणु बम फेंक दे फिलिस्तीन पर, खत्म। या ईरान, मान लीजिए हमें कहते हैं ईरान उत्तरी कोरिया का संबंध मजबूत है, तो उत्तरी कोरिया से परमाणु बम लेकर ईरान जो है इजराइल पर फेंक दे, भारत पाकिस्तान पर फेंक दे। करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत ऐसा करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अलग हो जाएगा, इस खेल से अलग हो जाएगा। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप विश्व व्यवस्था में बने रहना। इस सबका देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में जुड़ाव रखना, ये भी तो विदेशी हित का माध्यम है कि हम लोग मान लीजिए G20 का बैठक कराए, चाहे मान लीजिए सार्क है, चाहे इप्सा है, चाहे ब्रिक्स है, अब देख रहे हैं कि सब संगठनों से भारत जुड़ा हुआ है। नंबर 4, अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देना, इसी का देखिए, मान लीजिए उपनिवेशवाद समाप्त हो गया, साम्राज्यवाद समाप्त हो गया, नव उपनिवेशवाद चल रहा है। इसका मतलब कि उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद, इस तरह के जो पहलू हैं, उनका विश्व में विरोध करना, कि कोई भी देश जो है वो उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा न देने पाए। अगला पॉइंट, उपनिवेशवाद आबलिक नव उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद आबलिक नव उपनिवेशवाद का विरोध करना। अब कुछ वर्तमान का भी लिखना चाहिए, जैसे मान लीजिए हिंद महासागर क्षेत्र है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये भी तो भारत के विदेशी हित का एक उद्देश्य है। अगला पॉइंट, हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इस सबका देखिए, भाई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों से जुड़ाव तो रखता है, लेकिन आप देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे UNO है, चाहे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इसमें सुधार भी करना, लोकतांत्रिक सुधार करना। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार करना। जैसे आप देखते हैं कि इंडियन डायस्पोरा है, तो जो इंडियन डायस्पोरा है, तो इस भारतवंशी, तो जो भारतवंशी लोग हैं, तो भारतवंशी लोगों से जुड़ाव रखना, ये भी हमारे विदेशी हित का एक उद्देश्य है। अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, भारतवंशी लोगों से संबंध बनाए रखना। तो कभी मान लीजिए जो वर्तमान है, चाहे आज़ादी के बाद का कुछ उद्देश्य है, दोनों मिला जुला। जैसे आप देखते हैं कि भारत जो है महाशक्तियों से भी संबंध बनाता है। जैसे आप देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि भारत महाशक्तियों से भी संबंध बनाता है, महाशक्ति से संबंध, और साथ ही साथ जो है वो देखा जाए तो छोटे देशों से भी संबंध बनाता है। आप देख रहे हैं कि ये भी उद्देश्य है कि हम केवल महाशक्ति से ही संबंध नहीं बनाएंगे, हम अमेरिका से या रसिया से, रूस से, चीन से, फ्रांस से, केवल हम इसी से संबंध नहीं बनाते हैं। हम लोग जो है अफ्रीकी देशों से भी संबंध बनाते हैं, हम लोग लैटिन अमेरिका से भी संबंध बनाते हैं, हम लोग जो है वो देखा जाए तो ओशिनिया से भी संबंध बनाते हैं। एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि महाशक्तियों के साथ छोटे देशों से संबंध बनाना,